भारत में पत्रकारों को धमकी देना और जानलेवा हमला करना आम बात होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच हम बात करेंगे आज उड़ीसा से, जहां एक संपादक के ऊपर एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। आखिर क्या बात है, किस वजह से एक संपादक के ऊपर ऐसे हमले होते हुए नजर आ रहे हैं? सच को दिखाने का यदि साहस किया जाता है तो उस आवाज को दबाने की कोशिश हमेशा की जाती है। इस बात को आज हम बताएंगे अपनी इस खास खबर उड़ीसा के केंद्रपड़ा से है। केंद्रपड़ा जिला संवाददाता महेश पड़ी, जो कि महिपाल रास्ते से शहर को जाते वक्त उन्हें एक शोर सुनाई दिया। उनकी बहन जो कि ससुराल से भाग के गई थी, उसे देखने के लिए पुपनपति और उनके छोटे भाई प्रवीण वहां पर झगड़ रहे थे, ऐसा दिखाई दिया। महेश पड़ी ने जब वहां पर जाकर पूछा कि इस झगड़े का कारण, और उसके बाद महेश पड़ी के ऊपर ही लोहे का संबल लेकर उसको मारने के लिए खड़ा हो गया। इस मारपीट में उसके जीजा भी शामिल था। मारपीट के दौरान उसे नीचे गिरा दिया गया और सर फोड़ देने की भी कोशिश की गई। आपको बता दें, इस प्रकरण में पुलिस आनन फानन में पहुंची और उसकी वजह से महेश पड़ी किसी भी तरीके से अपनी जान बचाने में सफल हुए। उसके बाद वह थाने में एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। जिलापाल से भी इस विषय पर बात की गई है कि आखिर पत्रकारों की स्वतंत्रता को इस तरीके से छित विछित क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि जान से मारने की बार बार धमकियां और इसके साथ ही इस तरीके के कृत्य को देखकर पत्रकारों की स्वतंत्रता खतरे में नजर आ रही है। आपको बता दें कुछ दिन पहले टीवी वन इंडिया न्यूज के माध्यम से जमीन की एक खबर को जिला संवाददाता महेश पड़ी ने कवरेज किया था और उसे जनता के सामने लाया था। सच जनता के सामने लाने का यदि यही निष्कर्ष निकलेगा तो फिर कोई भी संवाददाता अपनी स्वतंत्रता और बाहर निकलते वक्त 100 बार सोचने पर मजबूर होगा। आपको बता दें कि प्रशासन से एफआईआर भी की गई है और साथ ही साथ न्याय की बात भी करी गई है। देखना यह होगा कि अब प्रशासन से संवाददाता महेश पड़ी को क्या न्याय मिलता है, परंतु यह सोचने का विषय जरूर है कि आखिर पत्रकारों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। को बता दें, अपने देश में पत्रकारों को लेकर काफी सारी भ्रांतियां व्याप्त हैं। महेश पड़ी के ऊपर हुए इस हमले की पूरा पत्रकार दल काफी गंभीर रूप से निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। सभी न्याय के लिए बौखलाए हुए हैं। देखना ये होगा कि प्रशासन कितनी जल्द इस विषय पर कार्रवाई करके पत्रकारों के सम्मान और न्याय की बात और उनके हक को सामने लाता है। माफिया मैंने अटैक करते संभवतः भाव मैंने प्लानिंग के साथ मुझ पर अटैक किए, क्योंकि मैंने खबर प्रसारण किए थे पहली पूर्व में भी खबर प्रसारण किए थे, जो कि मामला रहा था जमीनी मामला हो, जो कि सरकारी ज़मीन को हड़प करके बैठे थे। उसके साथ जो भी लिकर माफिया हो, जो कि चोरा लिकर का कार्रवाई जो कर रहे हैं अभी गांव में, उनके मैं खुलासा भी किया था कुछ दिन पहले हमारे टीवी वन इंडिया न्यूज़ के जरिए से। तो वो एक व्यक्तिगत रोष रख कर एक प्लानिंग के साथ मेरे बहन, जिनके सर मैं अभी मेरा उनका कोई ताल्लुकात नहीं, उनको शामिल करके मेरे ऊपर अटैक किए और एक प्लानिंग था। और धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्रापड़ा पुलिस को, जो कि मेरे जो भी एक को आदमी को अरेस्ट किए हैं, लेकिन उसके बाद और जो तीनों हैं वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। इसके बारे में मैं जिलापाल से भेंट के सहायता भी मांगना चाहता हूँ। ऑलरेडी से मत निजे भेटी करी कथा होती और से केस रे थाना रे इतला भी होती, जड़े लोग एप्रिहेंड भी होती, बट किसी लोग फरार अच्छी पुलिस संगे कथा करी डायरेक्शन दिया कि मैटर का जल्दी समाधान। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए निरुपमा दास की रिपोर्ट, केंद्रपड़ा, उड़ीसा। खबर उड़ीसा के नुआपाड़ा क्षेत्र से, जहां खरियार रोड को शनिवार सुबह लखमनिया पेट्रोल पंप से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह आश्रम भेजने के कार्य में नुआपाड़ा जिला श्रम विभाग अधिकारी व कर्मचारी बिना मास्क पहने कार्य करते नजर आए। पूछने पर अधिकारियों का कहना था कि मास्क नहीं पहने हैं तो क्या हुआ। इस तरीके से अधिकारियों के द्वारा की गई बात कहां तक शोभनीय है। जैसा कि पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है, वहीं सभी मास्क पहनने, सैनिटाइजर उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुहाई देते नजर आते हैं, परंतु यदि अधिकारी ही ऐसा करेंगे तो फिर जनता के मध्य क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग की भी यहाँ पे धज्जियां उड़ाई गई। मास्क नहीं पहनने पर आम जनता से जुर्माना भी वसूला जा रहा है, पर इन अधिकारियों से जुर्माना कौन वसूलेगा, यह तो प्रशासन ही बता सकता है। हमारे संवाददाता ने मास्क नहीं पहनने का कारण पूछा
तो अधिकारी पहले तो भड़क उठे और फिर कैमरा देखकर कागज से अपना मुंह ढकते हुए नजर आए। बाद में जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने मुंह पर बांधा। सोचना यह होगा कि आखिर यह अधिकारी इतने गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकते हैं। अधिकारियों के कार्यशैली से ही लोगों पर प्रभाव पड़ता है। खैर, देखना यह होगा कि इस पर प्रशासन क्या सुधि लेता है और यह अधिकारी भविष्य में इस तरीके की कोई भी गतिविधि करते नजर नहीं आएंगे। ऐसा देखना दिलचस्प होगा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए रितेश राठौड़ की रिपोर्ट, नुआपाड़ा, उड़ीसा। खबर उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से, जहां तूफान आम्पन से ताजा सूचना जारी किए गए स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर। आपको बता दें, तूफान की ताजा जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटे में सामुद्रिक तूफान कंपन भयंकर रूप धारण करने की संभावना है, ऐसा उनका कहना है। 16 तारीख को बताए गए इस अनुमान के अनुसार 24 घंटों में सामुद्रिक तूफान आने की संभावना बढ़ गई है। पश्चिमी उपकल की जाने की संभावना है और पारादीप से दक्षिण तक 1060 किलोमीटर दूर पर तूफान अपनी ताकत जुटा रहा है। तूफान के वेग को 20 किलोमीटर के स्थल से भाग रही है और पश्चिमी उपकल और उत्तर उड़ीसा के 12 जिलों को सतर्कता जारी कर दी गई है। 17 तारीख शाम तक तूफान की गति बदलने की संभावना है। 18 तारीख से 20 तारीख तक भारी बारिश के साथ जोरदार हवा चलने की भी संभावना है। स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर ताजा सूचना के अनुसार ऐसा कहते हुए नजर आए। ତାହା 19 ତାରିଖ ଦିନ ପାଖାପାଖି 150 କିଲୋମିଟର 20 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଲସ୍ ଜେନେରାଲ ସ୍ପିଡ୍ ଯେମିତି ଆଇ ତାର ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ 160 ତେବେ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଠି ଆଇଟା ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଇ ଦୂରକୁ ଯିବା ତାର ବେଗ କମି କମିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି 75 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ତାରିଖ ସକାଳେ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କୋଷ୍ଟରେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି। ଫର୍ଦର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ତାର ସ୍ପିଡ୍, ଗତିପଥ ଏବଂ ଭେଲୋସିଟି ତାପରେ ଆଉ ବେଶୀ ହେବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଗତକାଲି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସଚିବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଚିତ କହିଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳେ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद नायक की रिपोर्ट, भुवनेश्वर, उड़ीसा। बात करें उड़ीसा के राउरकेला की, तो तेज आंधी तूफान की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है। राउरकेला समेत जिले भर में कल शाम 6 बजे तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और राउरकेला के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर आंधी तूफान के कई जगह से पेड़ भी गिरे हुए हैं। बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं और सेक्टर 16 नंबर में बिजली का खंभा गिरने के कारण तार की चपेट में आकर 2 गायों की मृत्यु भी हुई, ऐसा सामने आया है। वैसे सेक्टर 7 में पेड़ गिरने से एक घर पूरी तरीके से टूट गया है और सेक्टर 19 यूनाइटेड बैंक के अंदर में बहुत बड़ा पेड़ गिरने की बात सामने आई। इसमें कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। राउरकेला के कई इलाकों में अंधेरा छाया रहेगा और उल्लेखनीय है कि कल रात को आंधी तूफान के बजे बारिश पूरी उड़ीसा में हुई है। इससे पहले गुरुवार को भी तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश ने तबाही मचाई थी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुधीर दास की रिपोर्ट, राउरकेला, उड़ीसा। खबर उड़ीसा के मलकानगिरी क्षेत्र से, जहां कोविड-19 मलकानगिरी पहुंचकर मोटू सीमांतर के प्रवेश पथ में परिदर्शन करते हुए नजर आए। इस रास्ता देखकर लौटने वाले सब प्रवासी भाई बहनों को मिलकर खाना खिलाने और उनके बारे में पूछताछ करने के विषय पर भी ध्यान दिया। खाना पकाने वाले सहकारी गोष्ठी के सदस्यों को और प्रवासियों को बिना खाए न जाने दिए जाने के संबंध में उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। नियुक्त पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन और हर विभाग के कर्मचारियों के साथ बातचीत करने सहित पंजीकरण और परिवहन कार्य को निरीक्षण भी किया। इस समय जिला ग्राम उन्नयन संस्था के प्रकल्प बालमुकुंद भुइयां और मोटू तहसीलदार, कली मेला गोष्ठी उन्नयन अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारियों ने कहा कि जिले के अधिकारियों से जोग करके जनवाहन और जन समुदाय की सुव्यवस्था के लिए कार्य करना होगा। आखिर में 81 नंबर गांव स्थित सरकार के द्वारा स्थापित अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र TMC संगरोध केंद्र का परिदर्शन करके वह खुश नजर आए और लोगों को सम्मान देते हुए प्रशंसा भी की। उनका कहना था कि इस कोरोना काल के समय में सभी प्रवासियों को अच्छे से सुविधा मुहैया कराना सभी की जिम्मेदारी है और सभी को इसे पूरा करना होगा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रभात शाह की रिपोर्ट, मलकानगिरी, उड़ीसा।
पूरे देश में कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन 4 भी आरंभ हो चुका है। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद प्रदीप माझी मलकानगिरी जिले के सीमांतर मोटू परिदर्शन में आए हुए थे। स्थान को परिदर्शन करके प्रदीप माझी ने कहा कि उनको पता चला है कि देश के विभिन्न स्थानों से मजदूर श्रमिक साइकिल के सहारे तो कोई पैदल ही इस भीषण धूप और वर्षा के दौरान अपनी मातृभूमि को लौट रहे हैं। श्रमिक लोगों के दुख और कष्ट और परेशानियों को देखते हुए वह काफी भावुक थे और खुद के घर आने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा उनका कहना था। पूर्वतन सांसद प्रदीप माझी ने कहा कि मजदूर श्रमिकों के दुख कष्ट को अनुभव करने के लिए प्रदीप माझी उड़ीसा सरकार को विभिन्न सवाल जवाब किए हैं। प्रशासन इस श्रमिक के प्रति दायित्व नहीं उठा रहा है। आखिर किस लिए मजदूर श्रमिक को डॉक्टरी सुविधा नहीं दी जा रही है? अन्य राज्य उड़ीसा के मजदूर श्रमिकों को लाने के लिए गाड़ी बस की सुविधा कर रहे हैं, परंतु इस राज्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस बात को देखते हुए उन्होंने आगे इसमें धरना देने को भी कहा है। उनका कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इन सभी श्रमिकों के लिए कुछ न कुछ पुख्ता इंतजाम करने होंगे। उड़ीसा के जो हमारे श्रमिक भाई हैं जो बाहर राज्यों में काम करते हैं, उनके लिए जिस तरह से व्यवस्था होना चाहिए उड़ीसा सरकार की तरफ से, वो नहीं हो रहा है। हमने आज मोटू में देखा कि लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट के पास किसी चीज़ का कमी नहीं है। इनके पास गाड़ी है, पैसा है, ऑफिसर से जो चाहते थे सबको गाड़ी में लेके आ सकते थे। और जो प्रशासन है हमारा, यहाँ पे जो व्यवस्था करना चाहिए पहुँचने के बाद फिर तुरंत उनको गाड़ी में बिठा के उनका मेडिकल फैसिलिटी दे के उनका घर पहुँचाना, वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। और अभी पिछले रात एक शेरपाली का मालकानगिरी शेरपाली जीपी का एक युवा जो कि तेलंगाना में काम करता था, उसका देहांत हो गया। उसका डेड बॉडी जब वो यहाँ पे पहुँचा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ घुसने नहीं दिया उसको, और पुलिस वाले यहाँ से भगाया उनको। वो 3-4 घंटा यहाँ पे रहने के बाद वो डेड बॉडी चित्रकोंडा से 200 किलोमीटर घुमा के उसको घर लेके गए। हमारा सरकार से सवाल है, क्यों अपना एक आदमी जो बाहर जाता है काम करने के लिए, देश के लिए काम करता है, और जब उसका देहांत हो जाता है उसको सबसे ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, लेकिन ये घुसने भी नहीं दे रहे अपने डिस्ट्रिक्ट में। वो बेचारे बहुत मुश्किल से पहुँचे और हम लोग सब गए थे उनका क्रिमेशन करवाने के लिए। और जो पैदल आ रहे हैं जितने भी लेबर हमारे, पैदल चलते चलते उनका देहांत हो जा रहा है, उनका मृत्यु हो रहा है। 2 ऐसे हमारा लेबर मर चुके हैं जो कि बाहर राज्य में, जो इमिग्रेशन लेबर है बाहर राज्य में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ में कहना है कि उड़ीसा सरकार तुरंत इसके लिए कोई व्यवस्था बनाए। रजिस्ट्रेशन हुआ है, सरकार को पता है कि कहाँ से हमारे सारे लेबर आ रहे हैं, उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से गाड़ी भेजे। और बाकी राज्य जैसा अपने लेबर को अपने स्टेट में ले रहे हैं गाड़ी की व्यवस्था करके, उड़ीसा राज्य भी करे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी इस लॉकडाउन के टाइम में भी मजबूर हो जाएगा रास्ते पे उतरने के लिए, क्योंकि हमारे लेबर भाइयों के साथ जस्टिस नहीं है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रभात शाह की रिपोर्ट, मलकानगिरी, उड़ीसा। खबर उड़ीसा के नयागढ़ क्षेत्र से, जहां खंडपड़ा थाना के डोमरा गांव में पूर्व शत्रुता को केंद्र करके बीच रास्ते पर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें, इस गांव के कुलमड़ी स्वाई जो कि भुवनेश्वर में कामकाज करता था और वहीं से एक महिला से उसकी शादी हुई थी। शादी करने के बाद दोनों पति पत्नी के जैसे रहते थे, मगर दोनों के बीच काफी झगड़ा हो रहा था, ऐसी बात सामने आई है। पिछले 2 महीने में नंदिनी को मारपीट करते हुए भी व्यक्ति के द्वारा देखा गया था। सरपंच होने के नाते इसका समाधान किया गया था, मगर सुशांत नंदिनी को समर्थन करने के कारण कुलमनी काफी गुस्से में थे। पिछले शनिवार करीब 10 बजे पंचायत के कार्यालय के सामने घर को जाने के समय उनके रास्ते पर ही पीछे से आक्रमण करके उनकी हत्या कर दी गई। सुशांत की पीठ और शरीर पर काफी गहरी चोट आई है। घायल अवस्था में उनको नयागढ़ अस्पताल तुरंत भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। नयागढ़ एसडीपीओ अस्पताल में पहुंचकर मृत शरीर के पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं। हत्या के बाद कुलमड़ी गांव से फरार हो गया है और इस समय गांव की पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए निरंजन दास की रिपोर्ट, नयागढ़, उड़ीसा।